मेमोरीज तुम्हें क्या लगता है कितनी इम्पोर्टेंट होती है? कुछ लोग होते हैं ना हमारे आसपास जो हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ भी अच्छा हो रहा होता है तो वो सबसे पहले अपना कैमरा निकालते हैं, फोटोज लेते हैं। कभी जब हम उनसे इरिटेट होकर कहते हैं, अरे यार क्या तू हर चीज़ की फोटो लेता रहता है या फोटो लेती रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन वो तस्वीरें देखने के बाद हमें याद आता है कि नहीं यार, जैसे एक बार अभी लाइक 3-4 साल पहले मेरा बर्थडे था। हर साल आता है, ये इस पर्टिकुलर बर्थडे की कहानी बता रही हूँ। तो मेरा बर्थडे था और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो पहले दिल्ली में काम करती थी। उस वक्त वो थी क्योंकि होली थी और मेरा बर्थडे उसी टाइम पे आता है। तो वो एक दिन पहले ही थी, लाइक 9 को मेरा बर्थडे था और 8 की होली थी। तो वो आई थी एंड मेरे बर्थडे के लिए बोलती है, मैंने कहा होली खेलने आ जाओगी? नहीं नहीं यार ये है वो है। फिर वो अगले दिन आई होली खेलने के लिए, नहीं एक्चुअली मेरे बर्थडे के लिए। सुबह पता नहीं 9 बजे तो वो पेस्ट्रीज ढूंढ के ले आई थी, कहाँ से कैसे मुझे नहीं पता, बट वो ले आई थी। उसके बाद उसने मेरे मुंह पे पहले ना वो मल दिया पेस्ट्री, और उसके बाद उसने मम्मी को क्या बोला, आंटी बस टीका लगाएंगे, गुलाल दे दीजिए। उन्होंने गुलाल दिया, उसने मेरा पूरा मुंह एकदम गुलाल गुलाल का कर दिया, और वो भी ऑरेंज कलर का गुलाल था। भाई मतलब कांट टेल यू, एकदम हनुमान जी लग रही थी मैं। एंड लिटरली फिर उसने वो फोटोज खींच दिए। एंड अभी कल परसों मैं फोटोज देख रही थी एंड देन आई सॉ, और वो पूरा जो किस्सा था पूरा आंखों के सामने आ गया कि ओ यार उस दिन तो हाँ यार क्या बर्थडे बनाया था उसने अगले दिन, क्या मतलब पूरी स्ट्रीट से पूरा मुंह मल दिया था और ये वो। तो वो फोटोज जो होते हैं ना वो हमारी उन यादों को ताज़ा कर देते हैं। शायद मुझे ये बात अपने किसी बर्थडे पे याद आती है, लेकिन रैंडमली याद नहीं आती। वो रैंडमली याद सिर्फ ऐसे ही आई जब मैंने वो तस्वीर देखी। पर क्या हो अगर ये यादें ही मिट जाएं तो? कभी सोचा है तुमने? तो चलो आज सोचते हैं। तो लगाओ अपने कानों में ईयर प्लग्स, हो जाओ दुनिया से थोड़े से दूर, एंड लेट मी स्टार्ट दिस स्टोरी फॉर यू गाइस। तो ये कहानी है शिव और त्रिशा की। त्रिशा एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से सबकी बर्थडेज याद रखना, सबको सरप्राइज देना, खुशी रहना, सब सही सही करना जिंदगी में, पढ़ाई में हमेशा टॉपर रहना, हर तरीके से बड़ों की इज्जत करना। तो सब फैमिली वाले जो थे वो हमेशा अपने बच्चों को यही कहते, बी लाइक त्रिशा। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों से यार, मतलब ऐसे बच्चों से ना और सारे जो कजिन होते हैं बहुत चिढ़ने लग जाते हैं। आई हैव बीन एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। मैं और मेरे भाई, हम भाई हमारी इतनी मिसालें दी जाती थी कि इनिशियल डेज में तो हमारे कजिन्स ना हमसे बात ही नहीं करते थे कि तुम्हारी वजह से यार हमारी और ज़िंदगी मुहाल है। और भाई हमारी क्या गलती है इसमें? बी गुड यार, मतलब इसमें हम क्या करें? तो त्रिशा की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। मतलब वो बेचारी कुछ करती नहीं पर उसके कजिन्स भी उसे पसंद नहीं करते थे। पर ठीक है, वो क्या करे, वो अपना नेचर से अगेंस्ट थोड़ी जाएगी कि अच्छा मेरी कजिन्स मुझे पसंद करे इसलिए मैं कुछ ना वाहियात बकवास कर देती हूँ तो सारे रिलेटिव्स मेरी दाद नहीं देंगे, तो फिर मेरे कजिन्स मेरे पास हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं यार। वो हमेशा मतलब सबकी केयर करती थी, उसको सबकी फीलिंग्स की पड़ी थी, सबसे लास्ट में वो खुद की फीलिंग्स रखती थी। कुछ ऐसी सी थी वो। वही दूसरी ओर था शिव। शिव एक ऐसा लड़का था जो मनाली में रहता था। भाई मनाली सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो में से कितने लोग हैं वैसे मनाली से? तो वो अच्छा बता रहा बाद में। तो वो मनाली में रहता था। वहाँ की सर्दी, वहाँ का प्यारा सा मौसम, इट्स ब्यूटीफुल है ना? मुझे बहुत पसंद है भाई, बर्फ वाली जगह है। हालाँकि मेरे घर वाले कहते हैं कि जितनी तेरी टॉलरेंस है ना, उस हिसाब से तुझे मर जाना है कि वहाँ अगर बर्फ भी पड़ गई तो उतने में। बट आई रियली वांट यार, भाई सबको पता है ये चीज़ कि इट इज़ वन ऑफ माय बिगेस्ट ड्रीम टू एक्चुअली फील, जब स्नोफॉल होता है तो वो बर्फ तुम्हारे हाथ पे जब गिरती है तो कितना खूबसूरत लगता है। आई नो भाई जिनके लिए ये डेली वाली चीज़ है ऑब्वियसली उन्हें लगेगा हाँ नॉट अ बिग डील, पर भाई मेरे लिए तो बहुत बिग डील है कि हाँ मुझे एक दिन देखना है वो बर्फ अपने हाथों में रख कर कि ओ ऐसे पड़ती है बर्फ आसमान से। है तो है, चलो जो भी है। तो शी वाज लाइक दैट, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखता था, अपनी जॉब पे जाता था, पर अपने सपने मार दिए थे उसने अपने घर के कामों की वजह से, अपने घर की जिम्मेदारी की वजह से। अब अपने किसी पैशन को फॉलो करने के लिए शिव ने मनाली से शिमला जाने का डिसाइड किया। उसके पेरेंट्स ने खुद मना किया कि हमारे साथ ही रहे, यहाँ कर ले जो करना है, बट ही सेड नहीं, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। उसे कहानियाँ लिखना बहुत पसंद था,
तो जैसे मुझे कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है, उसे रोमांटिक स्टोरीज़ लिखना बहुत पसंद था। लेकिन अपनी काम, जॉब इस सब के बारे में उसे मोटिवेशन नहीं मिल पाती थी। पूरे दिन तो वही काम-धंधा, तो कहाँ से बंदा पढ़े-लिखे। तो उसने कहा कि अभी मैंने एम्पल अमाउंट ऑफ पैसे उसने कमा दिए थे, थोड़े बहुत टाइम के लिए वो चल जाते। वो सब पैसे वगैरह देके और बस कुछ गुज़ारा करने के लिए अपने साथ लेके और शिमला में उनका एक घर था, वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद वो लिखने लगा। अब कभी जब भी वो जो वो एकदम होता है ना, हमें कोई चीज़ की छूट मिल जाती है तो पहले तो हम बहुत खुश होते हैं कि अरे नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर धीरे-धीरे हमें लगता है कि यार अब क्या? अटक जाते हैं कभी-कभी हम एक जगह पे। तो कुछ ऐसा ही शिव के साथ हुआ। उसकी मोटिवेशन ही खत्म हो गई। अब वो सोच रहा था यार अब आगे क्या लिखूँ? जैसे कभी-कभी मेरे साथ भी हो जाता है। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, स्क्रिप्ट मेरे पास रहती नहीं है, तो मैं एकदम से ज़ोर हो जाती हूँ कि अब क्या बोलूँ? तब मैं फिर बकवास करने लग जाती हूँ। जब तक मुझे आता नहीं है मैं बकवास करती रहती हूँ दिमाग में कि ओह अच्छा। तो दिस एग्ज़ैक्टली हैपेंस विद मी एज़ वेल। तो वही सेम शिव के साथ भी हो रहा था। उसे चाहिए थी मोटिवेशन। वहाँ दूसरी ओर त्रिशा के घरवालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी थी। त्रिशा वाज़ हैप्पी, उसका फियांस अच्छा था। जब वो पहली मीटिंग पर उससे मिली थी तो वो बहुत खुश हुई थी कि एकदम अच्छा इंसान है, वो सॉर्टेड सा है, फैमिली भी अच्छी है, केयरिंग लग रहे थे वो लोग, तो वो खुश थी उसके साथ। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, हमेशा जब भी वो अपने फियांसे से मिलती तो वो उसे बस एक ही कॉम्प्लीमेंट दिया करता, तुम बहुत सुंदर हो यार, तुम बहुत सुंदर हो। एंड त्रिशा ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि भाई ठीक है मैं सुंदर हूँ, पर मैं काइंड भी हूँ, मैं केयरिंग भी हूँ, मैं समझदार भी हूँ, तो कभी इन चीज़ों के बारे में भी कह सकता है वो। क्या वो सिर्फ मेरी खूबसूरती के पीछे है? लेकिन अब उनकी एंगेजमेंट हो गई थी, धीरे-धीरे उसने सोचा कि ठीक है, हो जाएगा सब सही। फिर उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि देखिए आज तक तो आपने जो कहा मैंने किया ही है। अब इस शादी से पहले मुझे बस एक बार सोलो ट्रिप पे जाना है। मेरा हमेशा का सपना था, आप लोग हमेशा कहते थे जब तेरी शादी तय हो जाएगी उसके बाद तो चले जाना। तो अब तो वो भी हो गया है, तो अब प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अब उसके घरवाले भी कह रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है भई चले जा। तो वो भी पहुँची शिमला। शिमला जाने के बाद वो वहाँ घूम रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। उसके घरवालों का उसे फ़ोन आया कि तेरी जो शादी है वो 6 महीने के लिए पोस्टपोन हो गई है। शी वाज़ लाइक हैं? क्यों? क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि जो उसका फियांसे था उसको कुछ काम था, जिस वजह से अभी के लिए उसे विदेश जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए बस कुछ टाइम के लिए शादी पोस्टपोन हो गई है। उसने कहा ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो शिमला में घूम रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद वो लौट आई वहाँ से। फिर 2-3 महीने हुए, वो अपने फियांसे से बात करती थी, लेकिन अब वो कुछ उखड़ा-उखड़ा सा बात करने लगा था उससे। उसने सोचा, पता नहीं माइट बी द डिस्टेंस, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है, अगर आगे भी इसने ऐसा किया, तो फिर तो अभी तब भी हमारी शादी नहीं हुई है, फिर मैं क्या करूँगी? ये सब सोचकर उसने अपने माँ-बाबा को ये बात बताई कि वो थोड़ा अजीब-सा बिहेव करता है। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम से तुझसे मिला नहीं है, ये सब होगा फैक्टर दिमाग में। तो उन्होंने उससे कहा एक काम कर, तू ना उसे सरप्राइज़ दे और उससे मिलने चली जा, वैसे भी तो उसकी फियांसे है, कोई बिग डील नहीं है। तो उसने कहा ये कुछ अजीब नहीं हो जाएगा बिना उसे बताए? तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, तो शादी होने वाली है तुम लोगों की। तो वो और उसकी एक फ्रेंड और उसका भाई, इन तीनों को उन्होंने उनके टिकट वगैरह हुए, उसके बाद वो चले गए वहाँ, उससे मिलने के लिए। नाउ शी वाज़ नॉट एक्साइटेड। ये फैक्टर भी उसे अजीब लग रहा था कि यार इस बंदे से मेरी शादी होने वाली है, मैं एक्साइटेड क्यों नहीं हूँ? क्यों मुझे फीलिंग ही नहीं है कुछ भी। पर उसने सोचा कि ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। ना जनरली हम हर चीज़ में ऐसे ही सोचने लग जाते हैं, ठीक है यार, जो हो रहा है ठीक है, होने दो। कभी-कभी हम हमारे लिए स्टैंड लेते हैं, कभी-कभी नहीं लेते हैं। हिम्मत नहीं हो पाती है ना? कुछ ऐसा ही उसके साथ भी था। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे उसके अपार्टमेंट में, तो उन्होंने बेल बजाई एंड दे वर रियली हैप्पी कि चलो ये एटलीस्ट ये देख के हमें खुश हो जाएगा। लेकिन वहाँ उन्होंने उसे किसी और लड़के के साथ देखा। वो, उसकी दोस्त और उसका भाई तीनों तो एकदम स्तब्ध हो गए कि व्हाट इज़ दिस? वो कोई वहीं की अमेरिकन लड़की थी। लेकिन ये सब देखने के बाद अब शायद कुछ एक्सप्लेनेशन तो नहीं बचा था। उसने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया कि माँ बाबा ये सब हुआ और मैं उसके मुँह पर वो एंगेजमेंट रिंग फेंक कर आ गई। उसके माँ बाबा ने भी कहा कि कोई बात नहीं है, सब ठीक है, आ जा तू घर पे फिर बात करते हैं।
उन्होंने बात करी उससे जब वो लौट कर आई, और वो फिर भी उसे मना रहे थे कि कोई बात नहीं है, हो जाता है, मर्द है, बिगड़ जाता है, पुरानी वाली थिंकिंग। हाँ, बहुत होता था पुरानी थिंकिंग में, ये पता है। आई हैव सीन केसेस जहाँ माँ अपने बेटों को पहले के टाइम पे, आज तो नहीं, एनकरेज करती थी। वो कुछ गलत भी करते थे ना, तो उन्हें टोकने के अलावा दे यूज्ड टू से कि कोई बात नहीं, मर्द है हमारा बेटा, तो क्या वो जगह जगह मुंह मारेगा? ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, लेकिन थी वो नैरो थिंकिंग, और कई जगह आज भी है। और सबसे बुरा त्रिशा को ये लगा कि उसकी माँ बाबा की भी यही थिंकिंग थी। उन्होंने उसे, अरे बेटा अच्छे घर का लड़का है, बड़े घर से रिश्ता आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, अभी वो बाहर जाके थोड़ा सा ऐसा हो गया होगा, जब तू यहाँ रहेगी तू संभाल लेना उसे। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी यार। उसके पेरेंट्स उसे एक ऐसे रिश्ते में बांधना चाह रहे थे जिस रिश्ते का शायद अब वजूद ही नहीं रहा था। हाउ इज इट इवन पॉसिबल भाई? अपनी बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? और फिर जब ऐसी सिचुएशंस में लड़कियां कुछ कर लेती हैं तो कहते हैं काश एक बार हमें बताया होता। अरे बताता है, हर कोई बताता है इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, लेकिन शायद हम उससे सुनना ही नहीं चाहते उस वक्त। जब इंसान चला जाता है ना, तब उसकी कद्र होती है। तब लगता है कि हमने खो दिया एक इंसान को जो शायद बहुत ज़रूरी था, लेकिन एक बार जो चला जाता है वो लौट कर कभी नहीं आता है। ऐसा ही कुछ त्रिशा के साथ हुआ। उसने अपना घर छोड़ दिया। उसने पहले तो अपने पेरेंट्स को समझाया, लेकिन शायद वो समझने वाली स्थिति में नहीं थे। हाँ, वो अपनी बेटी का एक ब्राइट फ्यूचर सोच रहे थे, ये नहीं कि वो ब्राइट फ्यूचर में शायद उनकी बेटी हो भी रहा। और काहे का ब्राइट फ्यूचर भाई? किसी के घर वालों पे पैसे हैं, बस वही इनफ है। नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए एक दिन त्रिशा ने वो घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद उसे शायद वो शादी टूटने से ज्यादा इस बात का दुख था कि उसके पेरेंट्स ने उसे एंड में फोर्स तक किया था उस शादी को करने के लिए। शी वॉज ऑल शैटर्ड कि आखिर ऐसा भी करते हैं क्या माँ बाबा? उन्हें मुझसे ज्यादा भी मेरे ही फ्यूचर की पड़ी है, फिर चाहे शायद उस फ्यूचर में मैं हूं भी नहीं। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये सब सोचते हुए वो रोड पर से जा रही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद किसी कोई स्ट्रेंजर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब वो थोड़ी स्टेबल तो थी, लेकिन उसके बाद उसने शिमला में ही कुछ काम ढूंढा, ठीक हो गई थी वो। उसने पूछा भी हॉस्पिटल में कि आखिर मुझे यहाँ लेकर कौन आया? सबने बोला कि पता नहीं, कोई स्ट्रेंजर था, आपको यहाँ छोड़ गया, पैसे वैसे जमा कर दिए थे और फिर वो चला गया। शी वाज लाइक, पता नहीं ऐसा भी कोई इंसान होता है। लेकिन उसके पास उस स्ट्रेंजर का एक लॉकेट का हिस्सा रह गया था, शायद उसकी चेन में फंस गया था वो लॉकेट। और उससे लगा कि यार ये शायद उसी इंसान का होगा जिसने मुझे यहाँ तक उठा के वो अगर मुझे लाया भी होगा, तो शायद उसका ये लॉकेट मेरे लॉकेट से उलझ के रह गया। उसने वो लॉकेट अपने पास रख लिया कि कोई कितना अच्छा इंसान था, मुझ पर बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई अपने आप को फोर्स किए, सिर्फ मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। उसे लगा कि यार ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना सोचते हैं दूसरों के बारे में भी, अनजान लोगों के बारे में भी। उसे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद वो काम करने लगी धीरे धीरे, लेकिन अब कुछ अजीब होने लगा था उसके साथ। धीरे धीरे उसकी जैसे यादें मिटने लगी थी, वो धीमे धीमे चीजें भूल जाती। उसके जो ऑफिस वर्कर्स थे वो उसे कुछ बताते, और उसके बाद जब वो कभी आगे उस बात को पूछते तो वो कहती ये कब हुआ था, और वो एकदम से चौंक जाती कि यार इतनी बेकार मेमोरी किसकी होती है। शुरू के कुछ टाइम तो वो हंसते रहे, उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें अभी नहीं मिली थी। वहीं ये अपने काम में बिजी तो थी, लेकिन ये बात भी उसके दिमाग में चलती रहती थी कि आखिर मैं इतना क्यों भूलती हूँ। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे कहा कि तू एक काम कर, जाके एक डॉक्टर से बात कर ले, देख ले, शायद वो तुझे कुछ दवाई वगैरह दे दे, थोड़ी सी कोई एक्सरसाइज बता दे तो मेमोरी रिटेंशन हो जाए। उसने कहा ठीक है। वो एक डॉक्टर के पास गई और उसे वहां पता चला कि धीरे धीरे उस एक्सीडेंट के बाद से कुछ तो उसके दिमाग में प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से शायद धीरे धीरे उसकी यादें मिट रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, उसे नहीं पता था। ये बात सोचकर ही अब वो डरने लगी थी कि वो धीरे धीरे सब भूल जाएगी, और आखिर भूल जाएगी तो उसे कोई भी याद नहीं रख पाएगा। या क्या होगा उसका? भाई गजनी बन के तो लड़की रह नहीं सकती, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल।
तो अब वो पहले तो बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। जब उसे ये रिपोर्ट्स मिली, वो वहीं बैठ गई रोड के किनारे पर और वो बस रोती रही कि यार अब क्या होगा मेरा? कैसे हो जाएगा कुछ? फिर एक दिन अब क्या कर सकते हैं भाई, वो धीरे-धीरे कोशिश करने लगी कुछ कुछ तो मिरेकल हो जाए। एक दिन मंदिर जाकर भगवान से लड़ने लगी, यार भगवान मैंने ऐसा क्या किया था? मेरे घरवालों ने ऐसा किया, अब ये मेमोरी का क्या करूँगी मैं? जब मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा तो होगा क्या मेरे साथ? वहीं पास में एक बुक स्टोर था। उसे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था। उसके डॉक्टर ने भी उसे रिकमेंड किया कि तुम थोड़ी बुक्स वगैरह पढ़ो, थोड़ा-सा माइंड को रिलैक्स रखो। उसने एक बुक देखी, कोई ज़्यादा शायद उसने अभी तक उसका नाम नहीं सुना था, लेकिन वो जो बेचने वाला था वो यही कह रहा था, "अरे रीसेंट बेस्टसेलर है ये, एकदम से उभर के आया है ये राइटर। सुनो इसकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं। आज तक तो मतलब बिकती जा रही हैं इसकी कहानियाँ। ये किताब है तो एक ही बची है दीदी, आपको लेनी है तो ले लो।" उसने वो कहानी की किताब उठाई और देखा, उसमें राइटर की एक फ़ोटो थी पीछे, शिव, और देखने में कुछ सिमिलर सा लगा वो इंसान से। लेकिन उसने सोचा पता नहीं यार, बहुत जेनेरिक शक्ल होगी माइट भी, होती है लोगों की शक्लें सेम सेम सी। उसने वो कहानी की किताब उठाई और उसके बाद वो अपने घर चली गई। उस किताब को शाम तक उसने काम-वाम किया, फिर उस किताब को लेकर बैठ गई कि चलो पढ़ते तो हैं। थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद उसमें उसे कुछ अजीब चीज़ मिली। वो चीज़ कुछ ऐसी लिख रही थी, किसी लड़की का डिस्क्रिप्शन था उस किताब में। एक लड़की, उस दिन उसे देखा था मैंने, पिंक स्वेटर में, छोटी-छोटी आँखें थी उसकी और वो नाक सर्दी की वजह से लाल हो गई थी। ब्लू कलर का कैप था और गले में एक अलग तरह का लॉकेट था। पता नहीं क्या था वो लॉकेट, समझ नहीं आया मुझे, और उसने वो लॉकेट की एक तस्वीर बना रखी थी उस किताब में। वो लॉकेट देखने के बाद त्रिशा मानो बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी। वो लॉकेट उसका ही था और ये कोई आम लॉकेट नहीं था। उसके फैमिली वाले जितने भी लोग थे, जब वो पैदा हुई थी तो वो काफ़ी सारे लड़के थे उसकी फैमिली में, पर लड़की वही थी। तो उसके घरवालों ने उसके लिए एक बहुत स्पेशल लॉकेट बनवाया था। हाँ, ऐसा हो सकता है कि और भी लोग उस लॉकेट को बनवा लें, लेकिन उस रीजन में मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल चीज़ थी ये। उसने वो लॉकेट देखा है और वो एकदम कन्फ्यूज़ थी कि भाई, ये लड़की मैं तो नहीं। उसने उस लड़के के बारे में बहुत कुछ लिखा था और ये भी कि वो उस लड़की से मिलना चाहता था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता। उसके बाद 1-2 दिन तो उसे वो लड़की दिखी, लेकिन फिर वो लड़की गायब हो गई, मानो जैसे कभी थी ही नहीं। और ये शायद वही वक़्त था जब वो अपनी शादी से पहले घूमने के लिए आई थी, एक सोलो ट्रिप पे। नाउ शी वाज़ लाइक, किसी ने उसके ऊपर एक किताब लिखी थी और किताब का टाइटल भी मिस्टीरियस गर्ल ही था। अब उसे जानना था कि ये बंदा था कौन? इसने उसे कब देखा? क्यों उसके ऊपर एक किताब लिख डाली? और अंत में उसने लिखा भी, तुम जो भी हो, मुझे नहीं पता कभी तुम तक ये किताब पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, या शायद वक़्त लग जाएगा तुम तक इस किताब को पहुँचने में। और मैं चाहता हूँ कि तुम तक ये किताब पहुँचे। मैं चाहता हूँ तुमसे मिलना, तुम्हें जानना। शायद तुम्हें बिना जाने ही बहुत जान गया हूँ मैं, ऐसा लगता है। कभी-कभी लगता है कि तुम मेरे साथ ही हो, पर नहीं हो। कभी लगता था जब मैंने तुम्हें उस दिन देखा बर्फ के साथ खेलते हुए, तो लगा कि कोई छोटी बच्ची खेल रही है। तुम कितनी खुश थी। तुम्हें देखकर मुझे मेरी वो मोटिवेशन मिली, जो मोटिवेशन खो गई थी। मैं भी अपनी ज़िंदगी से थका-हारा यहाँ तक आया था, अकेले। और तुम भी अकेली ही थी, पता नहीं। शायद तुम्हारी कोई मजबूरी थी या सिर्फ़ घूमने आई थी, पर मुझे मेरी मोटिवेशन देके चली गई तुम। काश तुम तक ये किताब पहुँच जाए और काश फिर तुम मुझ तक पहुँच जाओ। मैं और मेरे ख़याल। ये सब पढ़ने के बाद नाउ त्रिशा ऑल्सो वांट टू मीट दिस पर्सन, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई तो उसे जाने और शायद वो खुद को भूल जाती। लेकिन इस किताब के माध्यम से सब उसे याद रख सकते थे, क्योंकि वही थी वो त्रिशा। वो फिर जैसे-तैसे करके उसे पता चला कि शिव भी शिमला में ही था, तो वो पहुँच गई शिव से मिलने के लिए। पहले तो जो शिव था वो काफ़ी बड़े घर में रहता था, उसे लगा कि ये तो इतना अमीर आदमी है, मुझसे क्यों मिलेगा? बट जैसे ही शिव ने देखा त्रिशा को अपने घर के गेट के बाहर, वो तो पागल हो गया। पागल की तरह बाहर भागता हुआ आया, ही सेड, तुम वही लड़की हो जिसके ऊपर मैंने वो किताब लिखी थी।
ओह माय गॉड! तुमने वो किताब पढ़ी? उसने कहा, हाँ, मैंने वो किताब पढ़ी तभी यहाँ तक आई हूँ। बट यार तुमने मेरा डिस्क्रिप्शन कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं लिख दिया, इतनी भी अच्छी नहीं लग रही थी यार। उसने कहा, काश तुम मेरी आँखों से खुद को देख पाती, कितनी सुंदर लग रही थी तुम। और सुंदर से ज़्यादा ना, जब तुमने उस बच्चे की केयर की, वो गिर गया, उसके बाद तुमने उसको चॉकलेट दिलाई, फिर काफ़ी देर तक उसको बैठकर बात करती रही। तुम एक खूबसूरत इंसान हो, शायद सिर्फ शक्ल से नहीं, दिल से भी। वही बात थी जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी। इसीलिए मैंने लिखा तुम्हारे ऊपर। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। त्रिशा वाज लाइक, हाँ, लोगों ने बस शायद शक्ल के ही कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे, पर तुमने दिल का कॉम्प्लीमेंट दिया यार। मुझे जानते भी नहीं हो तब ये बात हुई, और जो जानता था वो सिर्फ शक्ल के कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा था। इसने कहा, कौन? उसने कहा, पता नहीं, नाम नहीं याद मुझे उस इंसान का। बस कुछ धुंधली सी मेमोरी है कि कोई इंसान था जो हर वक्त बस यही कहता था, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। पता नहीं कौन था। उसने कहा, जाने दो। उसके बाद उसने वो उसको घर में अंदर लेकर गया। उसने अपनी और किताबें उसे दिखाई। उसने कहा उससे कि पता है, मेरी मोटिवेशन तुम बन गई थी। मैं चाहता तुमसे बात करना, लेकिन उसके बाद तुम वहाँ से गायब हो गई। उसने बताया कि मैं वहाँ बस घूमने के लिए कुछ वक्त के लिए आई थी, लेकिन फिर मेरी ट्रिप एंड हो गई और मैं वहाँ से आ गई थी। उसके बाद उसने बताया कि तो तुम अकेली रहती हो यहाँ पे? तो उसने कहा, बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में। ऐसे वो काफ़ी देर तक बातें करते रहे, और त्रिशा इतने वक्त बाद किसी से खुलकर बात कर पाई थी, किसी को खुलकर बता पाई थी कि आखिर सब कुछ कैसा चल रहा था उसके साथ। कितनी सारी चीज़ें थी जो उसे बुरी लग रही थी, कितनी सारी चीज़ें थी जो वो सही करना चाहती थी पर सही नहीं हो पा रही थी। पर ठीक है, धीरे-धीरे शिव उससे मिलने जाने लगा, धीरे-धीरे उसे जानने की कोशिश करने लगा, और तब एक दिन त्रिशा ने उसे बताया उसकी उस बीमारी के बारे में। एंड ही सेड, तो तुम मॉडर्न साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है? तो उसने कहा, नहीं। हाँ, मुझे एक साथ वाले किसी कलीग ने बोला मुझसे कि कोई बहुत बड़े आयुर्वेदिक यहाँ पे हैं कोई, जो आयुर्वेदा की बहुत नॉलेज रखते हैं। शायद उनके पास इस बीमारी का इलाज है, उनके पास हर बीमारी का इलाज है, ऐसा उसने कहा। लेकिन उन तक जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वो तो बहुत बड़े आयुर्वेदा के एक्सपर्ट हैं और उनसे मिलने के लिए ना हज़ारों लोग आते हैं। पर अब वो बूढ़े हो गए हैं, तो उनके घरवालों ने, जहाँ तक मैंने सुना है, अब मना कर दिया उन्हें, तो वो कम ही लोगों से मिलते हैं। तो वो मुझसे तो क्यों ही मिलेंगे? तो हाँ, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। धीरे-धीरे भूल जाओगे। कभी-कभी कहते हैं ना, कुछ चीज़ें भूलना हमारे लिए बहुत आसान होता है और अच्छा भी होता है। कुछ लोग कहते हैं जो जल्दी भूल जाते हैं, उनके लिए ज़िंदगी आसान होती है, क्योंकि वो दिल में नहीं रख पाते हैं चीज़ें। लेकिन कुछ यादें दिल में रखनी होती हैं। कुछ यादें हमारे जीने का वजूद बन जाती हैं, और अगर इंसान उन यादों को भूल जाए तो शायद वो जीना ही भूल जाता है। हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं ना। तो शिव ने कहा, सही कहा तुमने। तुम्हें कल मेरे साथ कहीं चलना है। अब वो दोस्त हो गए थे, अच्छे खासे उनकी पटने लग गई थी। तो उसने कहा उसे, तो त्रिशा ने पूछा, कहाँ? तो उसने कहा, चलना है कहीं पे। पर उससे पहले ही जब वो अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ 2 लोग खड़े थे, उसके माँ-बाप। हम उन्हें पहचान ज़रूर गई थी, लेकिन धुंधला-सा ही। उसने उनसे बातें की और फिर उन्हें बताया कि मुझे एक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। सब चीज़ें बताने के बाद उसके माँ-बाप ने कहा, चल हमारे साथ वापस, हम तुझे फ़ोर्स नहीं करेंगे। तो उसने कहा, अब चाहकर भी नहीं कर सकते, हो गई होगी उसकी शादी कहीं और। आपकी जो थिंकिंग थी ना, वो काफ़ी थी मेरे लिए इतना जानने के लिए कि आपके लिए मैं नहीं इम्पोर्टेंट थी। वो फ्यूचर इम्पोर्टेंट था मेरा, जो शायद कभी था ही नहीं, होता ही नहीं। पता नहीं पेरेंट्स ये बात समझने में इतनी देर क्यों लगा देते हैं। कहते यही है कि हम तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं, लेकिन भलाई जो होती है ना, वो प्रेज़ेंट में होती है रादर देन फ्यूचर में। वो भलाई नहीं होती जो आप लोग सोचते हो। आप बस यही सोचते हो कि ठीक है, लोगों में वाहवाही होगी, कह रहे हैं हमारी बेटी अच्छे घर में गई है। बेटी खुश है कि नहीं, उससे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता जिसे। उसने अपने पेरेंट्स को वहाँ से भेज दिया। उनकी भी गलती थी, वो जानते थे और चले गए वहाँ से। लेकिन अब वो जानते थे उसका पता, आ सकते थे वहाँ पे। अगले दिन शिव उसे लेकर गया एक जगह। एक काफ़ी सुंदर घर था। उसने कहा,
शिव ये तो बहुत बड़ा घर है, किसका घर है ये? उसने कहा मेरे दादाजी का घर है। चलो, वो उनसे मिलाने लेकर गया उसे और उसने बताया कि ये वही वैद्य हैं जिनकी बात तुम्हारे कलीग्स ने की थी। तुम्हारी इस बीमारी के बारे में मुझे पता चला तो मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि आयुर्वेदा में हर चीज़ का इलाज है, बस इलाज पता होना चाहिए सही इंसान को। और उनकी काफ़ी लीनिएज में चली आ रही थी आयुर्वेद की परंपरा। उन्होंने ढूँढा इस सब का इलाज और उनके पास है इस बीमारी का इलाज। सो डोंट वरी, तुम्हारी मेमोरी कहीं नहीं जाएगी, नहीं भूलोगे तुम किसी को भी। उसके दादाजी से वो मिली, उन्होंने कहा कि बेटा कुछ वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन हो जाओगी तुम ठीक। करीबन 2 महीने उसका ट्रीटमेंट चला। 2 महीने तक शिव उसे वहाँ लेकर जाता, वहाँ से लेकर आता। एक दिन उसके दादाजी ने उससे पूछा, तू पसंद करता है ना उसको? उसने कहा, दादाजी आपसे तो क्या ही छुपाना, वही तो मोटिवेशन है मेरी, लिखने की मोटिवेशन ही उससे मिलती है। जब उसे देखता हूँ ना तो लगता है हाँ यार, ये है एक इंसान, बहुत प्यारी है वो दादाजी। उसके दादाजी कहते हैं, जानता हूँ बेटा, बाहर की नज़र है, अच्छी लड़की है। धीरे धीरे उसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक हो गई और अब वो हर चीज़ याद रख पाती थी। उसके कलीग्स भी कहते थे कि भाई तुझे क्या हो गया एकदम? लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि शिव के दादाजी ही वो बड़े वाले वैद्य थे। धीरे धीरे वो और करीब रहे और फिर उन्हें समझ आया कि जो उसका फियांसे था ना, वो एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ उसकी खूबसूरती के पीछे था। लेकिन शिव वॉज द पर्सन जिसने जिसके लिए वही सिर्फ एक मोटिवेशन थी। ना सिर्फ एक खूबसूरती से, वो एक खूबसूरत इंसान थी। शिव ने अपनी किताब में भी उसकी केयरिंग नेचर, जो 2-3 चीज़ें वो उस वक़्त देख पाया था, उसने वो सब चीज़ें बयाँ करी थी। उस बच्चे के साथ वो कितने अच्छे से थी। उसने 2-3 लोगों की हेल्प की थी वहाँ पे। द काइंड ऑफ पर्सन शी वाज़, वो शायद पहला इंसान था जो उसके दिल में झाँक पाया था, उसकी आँखों में झाँक पाया था। उसने उसकी हेल्प की थी, उसे ठीक करने में। एंड दैट इज़ व्हाट लव इज़। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लुक्स, है ना? तो ये कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ मैं, क्योंकि भाई आई डोंट नो मेरे गले की बैंड बजी पड़ी है और दिमाग की भी। मैं अभी सो के उठी थी पता है थोड़ी देर पहले। चलो तो फिर मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, अच्छा पता मैं एक सेगमेंट ना शुरू में रिकॉर्ड कर लिया था और वो सेगमेंट मैं अब यहाँ डालूँगी तो ताकि तुम समझ जाओगे कि ठीक है स्टोरी कहाँ से उठाई गई है। ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग, हाँ मैं तुम्हें बता रही थी ना उस इंसिडेंट के बारे में। तो सैयारा वाला इंसिडेंट अभी शायद वो आएगा, छोड़ो मैं तुम्हें यही बता देती हूँ। तो अब सैयारा आ गई ओटीटी पे एंड जब से वो आई थी अ लॉट ऑफ यू डीएम्ड मी एंड सेड कि दीदी ऐसी कोई कहानी बनाओ यार आप प्लीज़, और प्लीज़ मतलब हमें कुछ ऐसा चाहिए। एंड आई वाज़ लाइक भाई मैं देखने जाने वाली थी, उसके बहुत फ़नी स्टोरी हो गई यार, सही में बहुत ज़्यादा फ़नी स्टोरी हो गई कि मैं क्यों नहीं जा पाई, वो मैं इसके एंड में तुम्हें बताऊँगी, मुझे याद रहा तो। तो हम जाने वाले थे वही, हम 3 11 दोस्त, जो जिसने कलीश सुन रखी है यूट्यूब पे, दे नो कि व्हाट हैपेंड और हम क्या लोग हैं हम। तो हम जाने वाले थे और फिर कुछ वहाँ बताती हूँ उसके बारे में। बट कमिंग बैक टू सैयारा, तो मुझे लाइक तुम्हें उसमें कौन-सा बेस्ट लगा मुझे बताना भाई, मैंने तो अब जाके ओटीटी पे देख लिया है, मैं नहीं जा पाई थी उस वक़्त। तो उसका ना मुझे लाइक मैं अगर सोचूँ और बताऊँ तुम्हें तो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट सीन वाज़ जब फिरोज़ कपूर वानी को कहता है वानी हेल्प मी। फॉर मी दैट वाज़ पीक मस्कुलिनिटी वाली चीज़, क्योंकि हमेशा से मर्दों को यही सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता है, ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना चीज़ें। अपना दुःख दर्द कम लोगों से बाँटो, लोग हँसी उड़ाएँगे कि अरे! भाई नहीं। If you actually are a man, you know how to describe your feelings, you know how to express them. और उस जगह पे he really needed help और उसने openly कहा वानी को कि yes वानी help me. I think मेरे लिए वो one of the most romantic thing था उस पूरी मूवी का, क्योंकि जब मैंने वो देखा ना I was like यार this is love. वो बंदा उस पर भरोसा करने लग गया, वो बंदा समझ गया कि ये है वो इंसान, समझ रहे हो? इसीलिए तो उसके लिए कितना कुछ कर गया एंड में, है ना? चलो, तो यब वैसे ही बस मुझे सैयारा कर दी थी यार तुम लोगों ने, तो मेरे को एकदम याद आया कि मैंने वो 3-4 दिन पहले ही देखी थी, तो मैंने ऐसे बात की थी उसके बारे में। अच्छा एक चीज़ और स्टोरी से पहले,
एक काम करेंगे, इस पार्ट को ना मैं पूरे को काट के और स्टोरी के बाद में डाल दूँगी, ठीक है?